वेनेजुएला, गुयाना और ब्राजील के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका आकार अजीब है। इसे माउंट रोराइमा कहा जाता है। इसका शिखर आम पहाड़ों की तरह नुकीला नहीं है, बल्कि इसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा और लगभग समतल है, और यह ऊंची और लगभग सीधी चट्टानों से घिरा हुआ है। इस तरह के पहाड़ को तेपुई कहा जाता है, जिसका मतलब है टेबल माउंटेन। माउंट रोराइमा का सबसे ऊंचा हिस्सा समुद्र तल से लगभग 2810 मीटर तक पहुंचता है। ये गयाना हाईलैंड्स के तेपुई में शामिल है, जो दक्षिण अमेरिका का एक बहुत ही प्राचीन हिस्सा है। नीचे से देखने पर यह एक बड़ी दीवार जैसी लगती है, जो जंगल के ऊपर खड़ी है। इसका शिखर अक्सर बादलों में छिपा रहता है, जिससे यह नीचे की दुनिया से अलग लगता है। माउंट रोराइमा भी कभी एक बहुत ही विशाल चट्टान की परत का हिस्सा था, और लाखों वर्षों में बारिश, हवा और बहते पानी के कारण इसके चारों ओर की नरम चट्टानें धीरे धीरे नष्ट हो गईं और गायब हो गईं। इसलिए केवल सबसे मजबूत हिस्सा बचा। इसकी खड़ी चट्टानों के कारण चोटी तक पहुंचना बहुत कठिन है। वास्तव में 19वीं सदी में कई यूरोपीय खोजकर्ताओं ने गुयाना के अंदर विशाल समतल पहाड़ों की कहानियां सुनी थीं। उनमें से एक थे सर वॉल्टर रैले, एक अंग्रेज खोजकर्ता जो 1595 में दक्षिण अमेरिका गए थे, जब वे कथित समृद्ध राज्य एल डोराडो की तलाश कर रहे थे। सर वॉल्टर रैले माउंट रोराइमा तक नहीं पहुंच सके, लेकिन जब वे इस क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे, उन्हें एक बहुत ऊंचे पहाड़ की कहानी सुनने को मिली, जिसकी चोटी से झरने गिरते थे। उन्होंने यह भी लिखा कि वह पर्वत चमकते क्रिस्टल जैसा लगता था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि वे माउंट रोराइमा का ही वर्णन कर रहे थे। इसलिए हम नहीं कह सकते कि वे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने माउंट रोराइमा देखा या अध्ययन किया। फिर भी यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले मूल निवासी पेमॉन लोग रोराइमा को जानते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संरचना नहीं थी, यह उनकी कहानियों, विश्वासों और पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पर्वत और इससे निकलने वाली नदियों की उत्पत्ति के बारे में भी कई प्राचीन कथाएं हैं। पेमॉन की किंवदंती के अनुसार माउंट रोराइमा कभी एक विशाल वृक्ष था जो लोगों और जानवरों को भोजन देता था, और जब उस पेड़ को काट दिया गया तो इससे एक बड़ी बाढ़ आ गई, और जो बचा हुआ ठूंठ था वही आज दिखाई देने वाला समतल पर्वत बन गया। यह कहानी पेमॉन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वे माउंट रोराइमा पर चढ़ने वाले कई अभियानों में स्थानीय गाइड के रूप में भी मदद करते हैं। इसके बावजूद 1884 में ब्रिटिश खोजकर्ता एवरॉड इम्टर्न के नेतृत्व में अभियान हैरी परकिंस और स्थानीय गाइडों के साथ सफलतापूर्वक शिखर तक पहुंच गया। उन्होंने पर्वत के वेनेजुएला की ओर स्थित प्राकृतिक ढलान वाली चट्टान का उपयोग किया। आज भी माउंट रोराइमा पर चढ़ने वाले कई लोग उनके बनाए रास्ते का उपयोग करते हैं। ऊपर पहुंचने पर उन्हें कोई डायनासोर, विशाल सरीसृप या प्रागैतिहासिक मानव नहीं मिला। उन्होंने एक ठंडी, गीली, पथरीली पठार देखी जिसमें काले हिस्से शैवाल, खनिज और लंबे समय तक पानी में डूबे सैंडस्टोन के कारण थे। वहां अजीब चट्टानें और छोटे तालाब थे। यह कोई बड़ा जानवरों वाला जंगल नहीं था, बल्कि दलदल और ऐसे पौधों से भरा था जो पतली, पोषक तत्व रहित मिट्टी में भी जीवित रह सकते थे। यह एक विशाल प्राकृतिक प्रयोगशाला थी जो नीचे के कई पारिस्थितिकी तंत्रों से लंबे समय से अलग थी। नीचे के जंगल से उठने वाली गर्म और नम हवा जब माउंट रोराइमा की ऊंची दीवारों से टकराती है तो ऊपर की ओर चढ़ती है। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वह ठंडी हो जाती है। इसी वजह से पहाड़ की चोटी पर घने बादल बनते हैं और अक्सर बारिश होती है। यही कारण है कि शिखर पर अक्सर नमी और बादल छाए रहते हैं, भले ही वहां से कोई बड़ी स्थायी नदी शुरू नहीं होती। बारिश का पानी चोटी के गड्ढों व तालाबों में जमा होता है। जब ये भरते हैं तो पानी पहाड़ के किनारे बहकर झरनों की तरह गिरता है। चोटी की मिट्टी में भी पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। माउंट रोराइमा की चोटी पर ज्यादातर पत्थर ही हैं और मिट्टी बहुत पतली है। इसी वजह से वहां बहुत कम पोषक तत्व मिलते हैं। पौधों में से कुछ ने भोजन पाने का अलग तरीका अपनाया है। इनमें मांसाहारी पौधे जैसे हेलियमपोरा शामिल है, जिसकी पिचर जैसी पत्तियों में पानी जमा रहता है। जब कोई छोटा कीड़ा इसमें गिरता है तो पौधा इससे कुछ पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। ये इंसानों या बड़े जानवरों को नहीं खाता, ये केवल छोटे कीड़ों को ही पकड़ता है। हेलियमपोरा न्यूटान्स प्राकृतिक रूप से वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में उगता है, गयाना और उत्तरी ब्राजील। इसमें तेपुई क्षेत्र भी शामिल है। क्योंकि कई शिखर अलग अलग हैं और एक तेपुई से दूसरे तेपुई तक जीवों के लिए जाना बहुत मुश्किल है,
कुछ प्रजातियां केवल कुछ ही पहाड़ों में पाई जाती हैं। इन्हें स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायनासोर के समय से ही शिखर पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ की जलवायु, पौधे व जानवर बदलते रहते हैं। कुछ पक्षी, कीड़े और बीज हवा के जरिए शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भले ही ये जगह अलग थलग है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की पारिस्थितिकी पूरी तरह बंद है। यहीं से लॉस्ट वर्ल्ड या उस दुनिया का विचार आया जो बहुत समय से दुनिया के दूसरे हिस्सों से अलग रही। 1912 में सर आर्थर कॉनन डॉयल ने उपन्यास द लॉस्ट वर्ल्ड प्रकाशित किया। यह कहानी दक्षिण अमेरिका के एक दूरदराज पठार की है, जहां अब भी डायनासोर और प्रागैतिहासिक जीव रहते हैं। ये कहानी कल्पना पर आधारित है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि व्यापक है। माउंट रोराइमा और अन्य टेपुई के रूप और उनके बारे में मिली रिपोर्टों को अक्सर कॉनन डॉयल के उपन्यास की पृष्ठभूमि से जोड़ा जाता है। उन्होंने नहीं कहा कि रोराइमा में डायनासोर हैं, बस असली जगह को साहसिक कहानी के लिए प्रेरणा बनाया। इस उपन्यास की प्रसिद्धि से लोगों ने सोचा कि शायद चोटी पर कोई प्रागैतिहासिक जानवर है, पर वैज्ञानिक अभियानों को डायनासोर नहीं मिला। प्लेसियोसॉर, मैमथ या विशाल उड़ने वाले सरीसृप माउंट रोराइमा पर नहीं मिले। माउंट रोराइमा कोई समय रुकी जगह नहीं है, यह जीवन निरंतर चलता है। लेकिन पौधों और जानवरों को ठंडे मौसम के अनुसार खुद को ढालना पड़ा, इसके बारिश वाले और पथरीले वातावरण में। फिर भी माउंट रोराइमा अक्सर घने बादलों से ढका रहता है। ऐसे मौके आते हैं जब कई दिनों तक यात्री चोटी को देख भी नहीं पाते, क्योंकि वो एक बड़ी धुंध की दीवार से ढकी रहती है। इसी वजह से वहां की जीवन को लंबे समय तक अध्ययन करना मुश्किल रहा है। विज्ञान में अब साफ है कि रोराइमा हमेशा गीला क्यों रहता है। जंगल से उठने वाली गर्म और नम हवा पहाड़ की ऊंची और ठंडी दीवार से टकराती है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि दक्षिण अमेरिका की सभी सबसे बड़ी नदियां सीधे माउंट रोराइमा से निकलती हैं। माउंट रोराइमा से निकलने वाला पानी गुयाना, वेनेजुएला और ब्राजील की कुछ नदी प्रणालियों में जाता है। लेकिन यह क्षेत्र के विशाल जल निकासी तंत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। आज भी खुद पहाड़ लगातार बदल रहा है। बहुत लंबे समय तक पानी ने सैंडस्टोन के नरम हिस्सों को धीरे धीरे हटा दिया। नतीजा ये हुआ कि वहां नुकीले पत्थर और संकरे रास्ते रह गए, छोटे कैनियन और अनोखी चट्टानों की संरचनाएं। इसी कारण शिखर के कई हिस्से सूखे समुद्र तल जैसे दिखते हैं, जबकि वे अक्सर गीले और बादलों से ढके रहते हैं। यहाँ का तापमान नीचे के जंगलों से ठंडा और नमी ज्यादा है। यह कुछ पौधों और जैविक पदार्थों के सड़ने की प्रक्रिया धीमी कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिखर पर समय रुक गया है। यहाँ अपघटन, सूक्ष्मजीव सक्रियता और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव होते रहते हैं। रोराइमा की सतह पर सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पोषक तत्वों की कमी है। तेज बारिश के कारण पतली मिट्टी से कई खनिज बह जाते हैं, इसलिए कुछ पौधों को जीवित रहने के लिए अलग तरीका अपनाना पड़ता है। टेपुई में कई पौधे स्थानिक हैं। इसका मतलब है कि ये पौधे सिर्फ इसी क्षेत्र या गयाना हाइलैंड्स के एक छोटे हिस्से में प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। वनस्पति सर्वेक्षणों के अनुसार रोराइमा टेपुई में 200 से ज्यादा संवहनी पौधों की प्रजातियां दर्ज हैं, जिनमें से कुछ केवल यहीं मिलती हैं। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि शिखर पर मौजूद सभी पौधे पूरी तरह से लाखों वर्षों से अन्य पारिस्थितिक तंत्रों से अलग थलग हैं। यहाँ बीज, पराग, कीड़े और पक्षी पहुंच सकते हैं, हवा की मदद से। फिर भी यहाँ की अलगाव और अनोखी जलवायु इतनी पर्याप्त है कि यहाँ की प्रजातियां अपने अपने तरीके से अनुकूलित हो गई हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध पौधों में से एक है हेलियमफोरा न्यूटान्स। यहाँ संजू भी है, जो ड्रोसेरा वंश में आता है। इसके पत्तों पर छोटे बालों पर चिपचिपी बूंदें होती हैं, जो ओस जैसी दिखती हैं, लेकिन असल में गोंद होती हैं। कोई छोटा कीड़ा बैठते ही पत्ते से चिपक जाता है। पौधे के हिस्से धीरे धीरे हिलते हैं ताकि शिकार और पास आ जाए और उसके पोषक तत्व मिल सकें। कुछ अन्य पौधों के पत्ते सख्त और व्यवस्थित होते हैं ताकि वे ओस और बारिश से पानी, धूल और जैविक पदार्थ जमा कर सकें। इस तरह उन्हें थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता है, चाहे वे पत्थरों पर ही क्यों न उगें। पौधों के अनोखे आकार के कारण ऐसी कहानियां आईं कि शायद ये उल्कापिंड से आए हैं या किसी और भौतिकी के नियमों पर विकसित हुए हैं, लेकिन इसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। उनका अनोखा आकार विकास और अनुकूलन का परिणाम है, न कि किसी बाहरी ग्रह या रहस्यमय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कई पीढ़ियों में जो पौधे ठंडे, गीले, अम्लीय
और पोषक तत्वों से गरीब जगहों में जी सकते थे, वही बढ़े और फैले। इसलिए उनका रूप रंग किसी दूसरे ग्रह का लगता है, जबकि वे भी पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पाद हैं। लेकिन केवल पौधों को ही शिखर पर खुद को ढालना नहीं पड़ा। जब वैज्ञानिकों ने रोराइमा के जानवरों का अध्ययन किया, यहाँ रहने वाले जानवरों को ठंडी हवा, लगातार बारिश और पथरीले वातावरण को सहन करना पड़ता है, और पौधों की तरह इनमें से कुछ केवल दक्षिण अमेरिका के इस हिस्से के कुछ ही टेपुई में पाए जाते हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध जीव है बहुत छोटा मेंढक, जिसे रोराइमा बुशटोड या ओरियोफ्रिनेला क्वेल्ची कहते हैं। यह आमतौर पर लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी त्वचा काली होती है, जिससे यह गीले काले पत्थरों में आसानी से छुप सकता है। ये प्रजाति सिर्फ माउंट रोराइमा और वेअसीपू टेपुई में मिलती है, यानी ये दुनिया के बहुत छोटे क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन ये सच नहीं कि ये डायनासोर युग से बिना बदलाव के रही है। ये किसी प्राचीन विशाल राक्षस का छोटा वंशज भी नहीं है। इसका अनोखा शरीर ठंडे, गीले और पथरीले शिखर पर लंबे समय तक चली विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। रोराइमा बुशटोड कई आम मेंढकों जितनी अच्छी तरह नहीं कूद सकता। ये अक्सर धीरे धीरे चलता है और चट्टानों की सतह से चिपका रहता है। जब खतरा होता है तो यह अपना शरीर मोड़ सकता है और लुढ़क सकता है या किसी छोटी दरार में गिर सकता है। क्योंकि इसका वजन बहुत हल्का है, इसके गंभीर रूप से घायल होने की संभावना कम होती है। ऐसी हरकतें उस जगह पर बहुत मददगार होती हैं जहां फिसलन भरी चट्टानें भरी पड़ी हैं, तेज बारिश और खड़ी खाइयां। ये छोटी मेंढक फिसलन भरी और पथरीली माउंट रोराइमा की चोटी पर धीरे धीरे और सावधानी से चलती है। इसके छोटे पैर और पकड़ने की क्षमता इसे चट्टानों पर आसानी से फिसलने से बचाती है। इस प्रजाति के रिश्तेदार क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी हैं, लेकिन ये मेंढक शिखर के ठंडे गीले माहौल में पहले ही खुद को ढाल चुका है। ये ओरियोप्रिनेला वंश का हिस्सा है, जो गोयाना हाईलैंड्स के विभिन्न टेपुई में पाए जाने वाले छोटे मेंढकों का एक समूह है। ये प्रजातियां आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन लंबे समय से अलग अलग पहाड़ों में बटी होने के कारण इनकी अलग पहचान बन गई है। शिखर पर बड़े जानवर बहुत कम हैं, क्योंकि वहां पर्याप्त पेड़ नहीं हैं, फल और खुली जमीन भी नहीं है जो बंदरों, हिरणों या जगुआर के बड़े समूहों का समर्थन कर सके। नीचे के वर्षावनों से कई जानवरों के लिए इन ऊंचे खाइयों को पार करना भी आसान नहीं है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सांप बिल्कुल नहीं है। पूरे माउंट रोराइमा में छिपकलियां या पक्षी बिल्कुल नहीं पाए जाते। कुछ प्रजातियां शिखर, ढलानों और विभिन्न ऊंचाइयों पर मिलती हैं, लेकिन सबसे ऊंची व खुली जगहों पर बहुत कम जानवर होते हैं। यहाँ की तेज हवा और गीले माहौल में ढले कीड़े और छोटे जीव मिलते हैं। दुनिया के कुछ ऊंचे, तेज हवा वाले क्षेत्रों में कुछ कीड़ों के पंख छोटे हो गए हैं या वे उड़ने की क्षमता खो चुके हैं, लेकिन कहना गलत होगा कि रोराइमा के सभी कीड़े उड़ नहीं सकते। हर प्रजाति का अनुकूलन अलग होता है। साधारण शब्दों में, माउंट रोराइमा में विकास लगातार जारी रहा है। जो जीव इन हालात में नहीं रह सके, वे या तो समाप्त हो गए या उनकी आबादी घट गई। जिनके पास ठंडे मौसम के अनुकूल गुण थे, बारिश, पत्थर और भोजन की कमी के बावजूद वे बचे रहे। वैज्ञानिकों ने सतह पर पौधों और जानवरों का अध्ययन किया तो शिखर के नीचे एक अलग दुनिया पाई। लंबे समय तक माना गया कि माउंट रोराइमा अंदर से लगभग ठोस सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट से बना है। आमतौर पर बड़ी गुफाएं चूना पत्थर में बनती हैं, क्योंकि ये पानी में आसानी से घुलती है, जबकि क्वार्ट्जाइट बहुत कठोर होता है और घुलना भी मुश्किल होता है। लेकिन 2000 के शुरुआती वर्षों में गुफा खोजकर्ताओं ने पठार की सतह पर छोटे छोटे छेदों की खोज शुरू की। इसके नीचे उन्होंने सुरंगों और कक्षों का एक विशाल नेटवर्क देखा। इस गुफा प्रणाली को रोराइमा सुर सिस्टम कहते हैं, जिसका एक हिस्सा क्यूएवा ओजोस दे क्रिस्टल या क्रिस्टल आइस की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम उन गोल और चमकदार क्वार्ट्ज क्रिस्टल से आया है जो गुफा के अंदर कुछ उथले गड्ढों में पाए गए थे। ये सिस्टम बाद की सर्वेक्षणों के अनुसार 16 किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है। ये क्वार्ट्जाइट और इसी तरह की कठोर चट्टानों में बनी सबसे लंबी ज्ञात गुफा प्रणालियों में से एक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा माउंट रोराइमा स्विस चीज जैसा है। गुफाएं केवल कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं और आमतौर पर पठार के नीचे उथली होती हैं। लेकिन ये खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने साबित कर दिया कि पानी बहुत कठोर क्वार्ट्ज युक्त चट्टान में भी बड़ी गुफाएं बना सकता है। यह प्रक्रिया तेज नहीं बल्कि बहुत समय में बनी है। माउंट रोराइमा की विशाल गुफा प्रणाली की खोज से कई अजीब कहानियां सामने आई हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि वहां किसी दूसरे आयाम में जाने का पोर्टल है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पहाड़ के अंदर प्राचीन सभ्यता का एक गुप्त ठिकाना है। वहां चट्टानों की दरारों से निकलने वाली रहस्यमय रोशनी और अंदर समय के अजीब अनुभवों के बारे में भी कहानियां हैं। इन दावों के पास कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। गुफा में अजीब खनिज संरचनाएं हैं जो मशरूम और कोरल जैसी दिखती हैं, गोल और छोटी छोटी स्तंभ जैसी। इनमें कुछ अमॉर्फस सिलिका से बनी हैं जो कठोर और पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में व्यवस्थित नहीं होती। इन संरचनाओं को बनने में समय लगता है और इसके लिए पानी की गति व रसायन में बदलाव जरूरी है। इसमें बहुत लंबा समय लगता है। रोराइमा सुर गुफा के गहरे हिस्सों में हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स होने का दावा भी साबित नहीं हुआ है। गयाना हाईलैंड्स के अन्य हिस्सों में प्राचीन रॉक आर्ट की खोज की गई है, लेकिन अभी तक कोई भरोसेमंद पुरातात्विक रिपोर्ट नहीं है जो ये साबित करे कि इस गुफा प्रणाली के अंदर प्राचीन चित्रकारी है। इसलिए हमें ऐसी कहानियों को रोरैमा के इतिहास का पुष्टि किया हुआ हिस्सा नहीं मानना चाहिए। गुफा में सबसे महत्वपूर्ण खोज तो लगभग आंखों से दिखाई ही नहीं देती। दीवारों और छत पर सफेद निशान हैं जो पहली नजर में साधारण गंदगी या खनिज जमा लगते हैं। जब शोधकर्ताओं ने इसका नमूना लिया और इसे प्रयोगशाला में जांचा, उन्हें पता चला कि कई निशान बैक्टीरिया व अन्य सूक्ष्म जीवों की कॉलोनी है। ये चौंकाने वाला था क्योंकि गुफा के गहरे हिस्से में लगभग कोई धूप नहीं पहुंचती। वहां सामान्य भोजन भी बहुत कम मिलता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि रोरैमा सुरगुफा के अंदर की सूक्ष्म जीवी समुदाय बहुत अलग है। प्रवेश द्वार पर वे जीव मिलते हैं जो अन्य गुफाओं में भी आम हैं, जबकि गुफा के गहरे हिस्सों में बैक्टीरिया और आर्किया के कुछ समूह हावी होते हैं जो अम्लीय और पोषक तत्वों की कमी वाली परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है कि जीव सीधे क्वार्ट्ज को खाते हैं और केवल वहीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विश्लेषण के अनुसार उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश कार्बन और पोषक तत्व संभवतः सतह से आने वाले पानी से मिलते हैं। कुछ प्रमाण बताते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव चट्टान में सिलिका के घुलने में मदद कर सकते हैं। क्षेत्र की अन्य क्वार्ट्जाइट गुफाओं में शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि बैक्टीरिया सिलिका की गति, घुलने और फिर से बनने को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ सूक्ष्म जीव केवल गुफा में रहते ही नहीं हैं। संभव है कि वे गुफा के बदलते पर्यावरण में थोड़ा योगदान दें। यह एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए अहम है, जो जीवों के जीवित रहने का अध्ययन है। यह अध्ययन करता है कि पृथ्वी की कठिन परिस्थितियों में जीव कैसे जीवित रह सकते हैं और क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव है। रोराइमा के सूक्ष्म जीव दिखाते हैं कि जीवन बिना रोशनी के भी जारी रह सकता है। वहां बहुत कम खाना है और वातावरण अम्लीय है, लेकिन यह सीधे तौर पर इस बात का सबूत नहीं है कि मंगल ग्रह पर जीवन है। यह केवल यह दिखाता है कि साधारण जीवन पहले की सोच से कहीं अधिक मजबूत और लचीला हो सकता है। अगर मंगल ग्रह पर कोई सूक्ष्म जीव हैं, तो संभव है कि वे सतह के नीचे ज्यादा सुरक्षित रूप से जीवित रह सकते हैं, जहां वे तीव्र विकिरण और तापमान में बदलाव से सुरक्षित रहते हैं। इसलिए रोराइमा में मौजूद गुफाओं को प्राकृतिक प्रयोगशाला बनाकर यह समझा जा सकता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन के कौन से संकेत खोजने चाहिए। आखिर किसी पोर्टल की जरूरत नहीं है। माउंट रोराइमा को खास बनाने के लिए एलियन बेस या खोई सभ्यता जरूरी नहीं। यहाँ की सतह पर पौधे और छोटे जानवर रहते हैं जिन्होंने ठंडे, वर्षा वाले और पोषक तत्व रहित माहौल में जीना सीख लिया है। नीचे उन चट्टानों में विशाल सुरंगें हैं जिनमें बड़ी गुफाओं का होना लंबे समय तक लगभग असंभव माना जाता था। और इसकी सबसे अंधेरी जगहों में सूक्ष्म जीव हैं जो बहुत कम रोशनी और भोजन में भी लगातार जीवित रहते हैं। माउंट रोराइमा पर समय कभी नहीं रुका, बल्कि पानी लगातार बहता रहता है, पत्थर बदलता है, जीवन अनुकूलित होता है। जब तक पहाड़ के कुछ हिस्सों का अध्ययन नहीं होता, सबसे अहम सवाल है और कितनी गुफाएं, प्रजातियां और जीवन के रूप उस पहाड़ के भीतर छिपे हैं जो लगभग हर दिन बादलों से ढका रहता है।